सभी को नमस्कार। लेवल फर्स्ट के बच्चों का कि सर हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाया जाए। तो मैं आपकी वर्तमान स्थिति, परीक्षा के मद्देनज़र अब कितना समय बचा है और अब लास्ट टाइम के हिसाब से आप किन चीज़ों पे विशेष रूप से फोकस करें, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को कहूँगा। यद्यपि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन जब भी अपना लास्ट टाइम बचता है, मतलब 2 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास बचते हैं, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी और हमारी जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। हमारे डिसीजन उस समय जो होने चाहिए वो बहुत दूरदर्शी भरे होने चाहिए, क्योंकि इस समय के डिसीजन, इस समय पढ़ने का तरीका आपको भीड़ से अलग बनाता है। भीड़ से अलग बनाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे डूबे पड़े हैं, करंट के लिए दुनिया भर के वीडियो देख रहे हैं। आपको इनसे हटके वर्क करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आप यदि एकांत में बैठकर थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यदि मैं पूरे दिन को मैं डिवाइड करता हूं, पूरे सिलेबस को मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं और बहुत ईमानदारी से करता हूं, कहीं कहीं कुछ भी ध्यान नहीं देना आपको। 4 पार्ट में पूरे सिलेबस को आपने डिवाइड कर लिया। और क्या डिवाइड कर लिया? एक आपका जो राजस्थान का जीके वाला पार्ट है, एक आपका राजस्थान का नॉर्मल जो सामान्य ज्ञान और करंट वाला पार्ट है, जिसको 2 भागों में अपने डिवाइड किया है, और एक पार्ट आपका विद्यालय विषय है, विद्यालय विषय है और इसमें टीएम है आपका। और चौथा पार्ट जो है वो मनोविज्ञान है आपका, और परिदृश्य है, और आईसीटी है। ये 3 पार्ट, 4 पार्ट में पूरी सिलेबस को डिवाइड कर लो और पूरे दिन को भी आप इसी प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कीजिए। और आपने कर लिया होगा, आपने 1 या 2 बार रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको ये देखना है कि इस पूरे चारों पार्टों में ऐसे कौन से वीक एरियाज हैं जहां आपकी परफॉर्मेंस सबसे कमजोर है। सबसे पहले तो उन वीक एरिया पे ढंग से काम करो 5-7 दिन, कि मेरे ये वीक टॉपिक हैं, चाहे वो साइकोलॉजी में है, चाहे परिदृश्य में है, राजस्थान सामान्य ज्ञान में मान लीजिए आपका ज्योग्राफी आएगा, आपका कला संस्कृति आएगा, राजस्थान इतिहास आएगा, राजस्थानी भाषा आएगा। तो अब इसमें 3 पार्ट लगभग बच्चों के सबके अच्छे हैं। इतिहास आपका राजस्थान अच्छा है सबका, ठीक है। कला संस्कृति भी लगभग लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, भूगोल भी लगभग लोगों ने अच्छा कर लिया होगा। इसमें भाषा और साहित्य वाला जो पार्ट है, अब ये सबसे अधिक आपको डिफरेंट बनाता है। तो ये पार्ट आपका सब बच्चों का कमजोर होता है। अब आपको क्या फोकस करना है? अब जो लास्ट टाइम बचा है, ये भाषा साहित्य के जो 7 या 8 प्रश्न आते हैं, इनको ढंग से तैयार करो। ये तो लगभग आप लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, ये आपने जहां से भी पढ़ लिया है उसी को पढ़ते रहें। यदि आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत अच्छे से आ रहा है, मुख्य जो फोकस करना है वो भाषा साहित्य पे फोकस करो, जो आपको मार्केट में भीड़ से अलग बनाएगा। उस पार्ट को थोड़ा ढंग से मेहनत कीजिए। ये हर पार्ट में देखिए कि ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, 100 अंक का पार्ट है ये। अब इन 100 अंक में कम से कम मैं इतना नंबर तो कवर करूंगी, 90 अंक का मैटर मैंने कवर किया, और 90 अंक में 70% या 80% ऐसा है जिसपे चाहे मुझे रात को जगह के कोई पूछ ले और मुझे उसकी सब चीजें आती हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी बोर्ड वाली बुक्स हैं, वो इसका बेस जरूर रखना है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और ग्रेड 3 का मुख्य फोकस आरबीएससी बोर्ड की बुक्स पे रहता है। चाहे हमारी संजीवनी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हो, या उसी के बेस पे हम एक बहुत फैक्चुअल किताब निकाल रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, तो वो आप देखना चाहें देख लें। आपके पास पहले से कोई अच्छी बुक है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उस पे फोकस करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है आरबीसी बोर्ड आपका यहाँ पे बेस होना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया सामान्य ज्ञान और करंट वाला, ये लगभग आपका कितने नंबर का है? ये 60 अंक का पार्ट है। अब इसके अंतर्गत क्या है? स्पेशली इसके अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं, पॉलिटी वाला पार्ट भी है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भी है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग भी है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व धार्मिक केंद्र भी है। लेकिन कला संस्कृति वाला पार्ट तुम्हारा ढंग से पढ़ लिया तो इसकी बहुत सारी चीजें तैयार हो गई। ज्योग्राफी वाला पार्ट तुमने तैयार कर लिया, राजस्थान सामान्य ज्ञान की चीजें होगी, पर्यटन वाला हो गया, उद्योग वाला हो गया, ठीक है, अनुसंधान केंद्र वाला हो गया। ऐसे ही प्रमुख धार्मिक स्थल और व्यक्तित्व वाला कला संस्कृति के साथ भी आपका हो रहा है। और फ्लेक्सिब योजनाएं या जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार प्रायोजित हैं, उनको ढंग से लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेते हो, तो
जन कल्याणकारी योजनाएं भी होगी और राजस्थान के करंट वाला पार्ट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट तैयार हो गया। और मैं तो ये कहूंगा कि शैक्षिक परिदृश्य के भी अभी एक दो प्रश्नों का मैटर आपका तैयार हो गया। अब इस पे फोकस करना है कि वो कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, कौन से ट्रेंडिंग बिंदु हैं जिस पे मुझे जी जान लगा देना है। तो फ्लैगशिप जन कल्याणकारी योजना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हो गया। अब पॉलिटी वाला पार्ट भी, लेकिन पॉलिटी वाले पार्ट में दो प्रश्न आएंगे, मैटर है बहुत ज्यादा। तो उस पार्ट को इतना वेटेज नहीं देना, कौन से पार्ट में लीड ले सकते हो, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं उनके ऊपर स्पेशली आपको फोकस करना है। मतलब ये जागरूकता वाला निर्णय है कि मुझे मार्केट से भीड़ से अलग कैसे चलना है। तो इसके साथ आपका करंट भी तैयार हो रहा है और सामान्य ज्ञान भी तैयार हो रहा है। तो 60 नंबर वाले पार्ट को आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इसको आप जब पूरे दिन में डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस में, तो 60 नंबर वाले पार्ट को इतना ही टाइम देना है कि आपने दिन में मान लीजिए घंटा 1.5 घंटा फिक्स कर लिया या 2 घंटे लास्ट फिक्स कर लिए, तो उसमें करंट पे स्पेशली फोकस कर लो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी। और करंट वही है, चाहे कोई मैगजीन आपने चुन ली सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या सूजस का सार जैसे हम भी जारी करेंगे वो ले लिया आपने, जो भी ले लिया, जहां से भी ले लिया, बस विश्वास रखना कि दिनज सेवा चयन बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्रों से हमें अनुमान लग जाना चाहिए कि यहां से कंटेंट आ जाता है। उस पर विश्वास रखना है, बार बार बदलिए मत, बार बार हर जगह भटकिए मत, यदि इसको तैयार करना है। तीसरा पार्ट जैसे आपने लिया विद्यालय विषय टीचिंग मेथड। अब विद्यालय विषय टीचिंग मेथड का पार्ट का वेटेज कितना है, 90 नंबर का है, मतलब महत्वपूर्ण है। ये दोनों पार्ट सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। 90 नंबर वाले पार्ट में जो बच्चा लीड लेगा मुझे लगता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बच्चा होगा, क्योंकि विद्यालय विषय और टीचिंग मेथड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबका लगभग कमजोर होता है। और विद्यालय विषय में प्रॉब्लम क्या है, आपके अलग अलग विषय हैं, आपको विज्ञान भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, आपको सोशल साइंस भी पढ़ना है, आपको भाषा भी पढ़नी है। हो सकता है कोई पार्ट कमजोर हो, लेकिन यहाँ आपके प्रश्न कितने आएंगे, विषय में आपके प्रश्न 5-5 प्रश्न आएंगे और इसमें 4-4 प्रश्न आएंगे टीचिंग मेथड में। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ एक कैलकुलेटिव चीजें करनी है। कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए मैथ में 13 टॉपिक हैं, प्रश्न 5 ही आने हैं, और 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, तो आप उसमें अनावश्यक उलझने का प्रयास मत करिए। साइंस में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आप ये कोशिश करो कि उसमें अनावश्यक समय खराब नहीं करें। आपने देख लिया हिंदी में सोशल साइंस में, से सोशल साइंस का टॉपिक है, और जैसे मैं एक टॉपिक एक अनुमान के लिए आपको बता रहा हूं कि एक टॉपिक है मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक है, आप उसमें बहुत समय नहीं दे सकते, लेकिन यही मुगल साम्राज्य आप 7th की एनसीईआरटी से आपने तैयार कर लिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, लगभग आरबीसी बोर्ड की बुक से प्रश्न आते हैं, इसको तैयार कर लिया। ऐसे ही राजस्थान में एग्रीकल्चर है, ये भी 7th की हमारा राजस्थान में डाल रखा है पूरा का पूरा। ऐसे ही राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान है, 7th में हमारा राजस्थान में डाल रखा है। तो ये टॉपिक कम से कम आप ये करो कि सोशल स्टडी में इतने सारे टॉपिक हैं, बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ने, लेकिन कम से कम राजस्थान बोर्ड की जो किताबों में ये टॉपिक डाल रखे हैं उनको तो मैं कम से कम तैयार कर लूँ। इसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इनसे जुड़े हुए पीवाईक्यू या कोई गाइड से मैं मदद ले सकता हूं। लेकिन ये नहीं है कि सामान्य विज्ञान का कोई टॉपिक है और तत्व यौगिक मिश्रण है और आपने इस टॉपिक को दुनिया भर का पढ़ लिया, समझ में भी नहीं आ रहा, और आपने आरबीसी बोर्ड को नहीं पढ़ाई, मूर्खता कर रहे हो। ओल्ड आरबीसी 9th की जो सेकंड चैप्टर है उसमें इसको अच्छे से डाल रखा है, उसको जरूर देख लो, बाकी चाहे मत पढ़ो। आप ये कोशिश करो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जो टॉपिक डाल रखे हैं उनको एक बार सरसरी तौर पे जरूर देखिए, चाहे आपके पास कोई भी गाइड हो, लेकिन उन किताबों को एक बार सरसरी तौर पे देख लीजिए और उन टॉपिक फोकस कीजिए जहां आपको लगता है कि यार यहाँ से प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा। लेकिन जो मान लीजिए आपको टॉपिक कभी समझ में नहीं आया और वहां तुम अनावश्यक एनर्जी खराब कर रहे हो, गलत है, क्योंकि प्रश्न टोटल हर विषय से 5 ही आना है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप 5 के 5 आपके सही हो जाएं और उन 5 को पाने के लिए आप दुनिया भर का टाइम खराब कर दो, मूर्खता। इसके बजाय तो मैं कहूंगा करंट में ज्यादा मेहनत कर लो। समझ गए आप? तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग पहचाना। ऐसे टीचिंग मेथड में, अब टीचिंग मेथड को पढ़ते समय आप गलती क्या करते हो कि सर टीचिंग मेथड को कैसे पढ़ें? टीचिंग मेथड का मैंने आपका जो सिलेबस देखा है स्पेशली, उसमें मैंने एक चीज नोट की, मान लीजिए हिंदी का टीचिंग मेथड आप पढ़ रहे हो, वही सोशल साइंस में टॉपिक है, वही मैथ साइंस वाले में है, ठीक है, वो मतलब सेम टॉपिक है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण मान लीजिए, कोई विषय में शिक्षण सहायक सामग्री वाला मान लीजिए। अब एक काम करो ना, आप एक विषय का टीचिंग मेथड गजब तरीके से पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए हमारे वाली एक बुकलेट आई है ओल्ड पीवाईक्यू बेस एक्सप्लेनेशन के साथ, गजब की बुकलेट है वो। ऐसी कोई भी बुकलेट आपने ली, रेमिडियल टीचिंग आपने लिया, उसमें एक विषय के जितने प्रश्न आए उनको ढंग से समझा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर आप जैसे दूसरे विषय का पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो पढ़ लिया मैंने, ये चीजें तो मुझे आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम टीचिंग मेथड वो कर रहे हो कि पांचों 4-5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, आधी घंटा दे रहे हो, नहीं देने की जरूरत है। एक विषय के टीचिंग मेथड पहले तुम ढंग से तैयार करो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, दूसरे जैसे पढ़ोगे
70% कंटेंट आपको ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा, केवल उस विषय की विधियां डिफरेंट मिलेंगी। तो कोशिश ये करो कि आप एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कोरिलेवेंट करके चीजों को पढ़ो। टीचिंग मेथड के 40 नंबर आपके गलत हो ही नहीं सकते। बस समझना है कि एक को ढंग से तैयार करना है, दूसरा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और जो कॉमन टॉपिक है उनके सबके पीवाई को देख लो, चाहे वो हमारी वाली ऑब्जेक्टिव अभी जो आई है वो देख लो, या कोई आपको उससे बेटर लगते हैं, मुझे लगता नहीं उससे कोई बेटर होगी, क्योंकि उसमें कंप्लीट चीजें डालती हैं। तो ऐसी कोई भी बुकलेट आप ले सकते हैं। तो टीचिंग मेथड पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका कोई टॉपिक कमजोर हो सकता है, लेकिन टीचिंग मेथड एक ऐसी चीज है जिसको 1 या 2 बार पढ़ने पे उसका प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। यानी 40 नंबर, कोशिश करो कि 40 में से कम मेरे 38 नंबर तो आए ही आए। ये लीड दिलवाएगा। विषय में हो सकता है कहीं मार खा जाओगे, कोई गणित जिसको समझ में नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन यहां मैं लीड करूं, तो ये आपको कोशिश करनी है। और जो चौथा और पार्ट है आपका साइकोलॉजी, परिदृश्य और आईसीटी, इसमें क्या करना आपको, लीडिंग है कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपका परिदृश्य वाला पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आईसीटी वाला है इसमें से, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईसीटी में भी आप बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ सकते। आपको ये देखना है कि वर्तमान अप्लाइड जो पार्ट है उसको आप यदि समझ में नहीं आता तो छोड़ दें, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है 9th-10th की वाला, वो कम से कम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के नेटवर्क, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषताएं, ये प्रश्न तो कम से कम आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप कोई लेटेस्ट, मान लीजिए कोई कोडिंग से रिलेवेंट कोई प्रश्न, अप्लाइड प्रश्न दे दिया आपको, कीबोर्ड से रिलेवेंट कोई अच्छा सवाल पूछ लिया, वो आपने नहीं पढ़ा है या आपने यूज नहीं किया, तो हो सकता है आपको नहीं आए। लेकिन वो 3% तो बहुत इजी होते हैं, वो कर सकते हैं। 2% के लिए आपको अनावश्यक समय नहीं खराब करना, लेकिन वो 3% आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही परिदृश्य में कोशिश क्या करो कि परिदृश्य के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे हमारी ऑब्जेक्टिव बुक या थ्योरी बुक दोनों ले रखे हैं, या आपने किसी और की पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आप ये देख लो कि इसमें जो योजनाएं हैं, नवाचार वाला पार्ट है, वो आपकी फ्लेक्सिब योजनाओं में भी आता है, तो उसको वहां भी अच्छे से तैयार कर लिया, यहाँ भी अच्छे से तैयार कर लिया। एनईपी 2020 और आरटी 2009 को ढंग से पढ़ लिया, बाकी टॉपिक अपने आप ही तैयार हो गए, क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। और साइकोलॉजी के अंतर्गत मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी साइकोलॉजी जो 3rd ग्रेड में आती है, अधीन सेवा चयन बोर्ड में आती है, मैंने जो अभी आपका लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर देखा है, पीटीआई 3rd ग्रेड का पेपर देखा है, तो कुछ चीजें हटके पूछता वहां पे, तो थोड़ा सा अधीन सेवा चयन बोर्ड वाले पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आप तैयार कीजिए। और जो चीजें नॉर्मली आती हैं, क्योंकि यहाँ मॉडरेट पेपर आता है साइकोलॉजी का भी, तो थोड़ा सा मध्यम रवैया अपनाना है, लेकिन इनको रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज कर जाओगे, थोड़ा सा समझ के आधार पे कर जाओगे, तो आराम से हो जाएगा। सिलेबस से बाहर कोई भी पॉइंट मत देखना, टू द पॉइंट देखना है, क्योंकि ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का पार्ट है, लेकिन ये भी आपको क्या करेगा, लीड दिलाएगा। अब इनको पूरे दिन में क्या करो, इनके एक स्लॉट बना दो, टाइम स्लॉट, कि मैं 3 घंटे 100 नंबर वाले पार्ट को, 4 घंटे 100 नंबर वाले पार्ट को दे रहा हूं। अब 4 घंटे मैंने 100 नंबर वाले पार्ट को दे दिए, 4 घंटे, तो मैं 2 घंटे या 1.5 घंटा क्या दे रहा हूं, जो 60 नंबर वाला पार्ट है उसको दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ 2 घंटे दो, यहाँ 4 घंटे दे रहे हो, तो ठीक है, इसमें भाषा साहित्य पे फोकस करो। तीसरा, यदि आप ये विषय और विधियां वाला मेथड आपने पहले ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि 90 नंबर का पार्ट है, तो वहां कम से कम आपको, कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे आपको देने चाहिए, क्योंकि इसमें कवर करने में समय लगेगा और आपको देना चाहिए। तो 4 घंटे मेरे के अनुसार मिनिमम रखो। और उसमें भी ये देख लो कि मेथड एक विषय के ढंग से पढ़ो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। विद्यालय विषय जो है आपने नहीं पढ़े हैं, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करो राजस्थान बोर्ड की बुक से। और चौथा पार्ट जो आपका साइकोलॉजी परिदृश्य वाला है, इसको आप 2 घंटे दीजिए। तो लगभग आप निकाल के देखोगे तो पूरे दिन को आप डिवाइड करते हो तो 10 से 11 12 घंटे लास्ट निकलते हैं, आपके हो जाएंगे। उसके बाद 1 या 2 घंटे आप कोई भी टेस्ट देते हो, उसका एनालिसिस करो, उसकी कमियों को देखो, और वो रियल टाइम में दो। तुम टेस्ट जब भी दे रहे हो, फर्स्ट लेवल फर्स्ट में या सेकंड लेवल में आप दे रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि रियल टाइम में 30 मिनट में आप कितने % सही कर रहे हो और कौन से गलत कर रहे हो, और वहां क्या आप अगले टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो रियल टाइम के अनुसार टेस्ट दें, उनकी कमियों पे ध्यान दें, बार बार मल्टीपल रिवीजन करें। जितना कम कंटेंट रखोगे उतने ही सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। सीमित सामग्री, अब कोई बहुत नया कंटेंट मत लें। कोई पीवाईक्यू या बहुत अच्छे कोई मॉडल पेपर से, हम भी काम कर रहे हैं मॉडल पेपर पे, लेकिन कोई बहुत अच्छे आए तो आप लो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। मतलब जनवरी में आते आते मन में आवाज आ जानी चाहिए कि मैं लीड ले रहा हूं और मैं सिलेक्शन ले रहा हूं। ये आपकी तैयारी का इस समय नजरिया भी होना चाहिए, आपका जज्बा भी होना चाहिए, और पूरा का पूरा जितना टाइम आप दे सकते हो इस समय देना चाहिए, क्योंकि इस समय टाइम की कमी और इस आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर बना देगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे अनुसार आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी फायदा होगा। धन्यवाद।